जब भी हम कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं, अचल संपत्ति, संपत्ति मीन्स अचल संपत्ति की चर्चा हम करेंगे कि जब भी हम कोई अचल संपत्ति खरीदने जाते हैं तो संपत्ति खरीदने के पहले उस संपत्ति के टाइटल का वेरिफिकेशन किया जाना अति आवश्यक होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसकी महत्ता कितनी है इसको आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ऐसा न हो कि संपत्ति खरीदने के बाद पछताना पड़े। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि संपत्ति खरीदने से पहले उस प्रावधानों को जानना, उस तरीके को जानना जिससे कि आप संपत्ति का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। संपत्ति के संबंध में कई कानून लागू होते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून होता है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। इसी कानून के तहत, इसी कानून के प्रावधानों के तहत किसी भी भूमि का, किसी भी अचल संपत्ति का हस्तांतरण होता है। अब जब हस्तांतरण करना है तो सबसे पहले ये जानेंगे हस्तांतरण कौन कर सकता है और किसके पक्ष में हस्तांतरण किया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। हस्तांतरण कौन कर सकता है? क्या कोई माइनर हस्तांतरण कर सकता है? नहीं। हस्तांतरण करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए, सेल करने, जिसको आप सेल कहते हैं, सेल करने के लिए, वैसे ट्रांसफर का कई मोड होता है। ट्रांसफर का मोड में मॉर्गेज भी आता है, सेल भी आता है, गिफ्ट भी आता है, लीज भी आता है, एक डीड ऑफ एक्सचेंज आता है। ये सारा ट्रांसफर का मोड कहलाता है। तो ट्रांसफर करने का कोई भी मोड हो, किसी भी मोड में हम ट्रांसफर में जाएंगे तो ट्रांसफर करने के लिए पहले उसकी योग्यता, उसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि हम सक्षम है उसको ट्रांसफर करने के लिए। यानी सबसे पहली बात है कि हम मेंटली डिसेबल्ड ना हो, तभी हम भूमि का हस्तांतरण कर सकते हैं। माइनर ना हो, क्योंकि माइनर अगर होता है तो माइनर अगर संपत्ति का हस्तांतरण होने लगता है तो माइनर के साथ जब वयस्क होते हैं तो वयस्क होने के बाद उस माइनर के साथ एक माइनर एंड गार्डियनशिप एक्ट लागू हो जाता है। अगर उसका गार्डियन भी ट्रांसफर करते हैं तो बाद में क्या होता है कि जब वो बच्चा माइनर जो है मेजर होता है उसके बाद 3 साल तक उसको अधिकार होता है उस डीड को चैलेंज करने का। इसीलिए एक प्रतिबंध होता है। तो पहली बात है कि ये कौन ट्रांसफर कर सकता है, ट्रांसफर किसके फेवर में हो सकता है। यहां भी वही बात है, यहां भी कोई अगर यहां माइनर के पक्ष में ट्रांसफर हो सकता है, जैसे माइनर ट्रांसफर करने में प्रतिबंधित है, बट प्रतिबंधित का मतलब रिस्ट्रिक्ट है। लेकिन वहां पे परचेज की बात आती है तो परचेजर के रूप में माइनर जमीन का हस्तांतरण स्वीकार कर सकता है, परचेज कर सकता है। तो अब रही बात कि परचेज कौन कर सकता है, लेकिन वहां भी अगर कोई मेंटली डिसेबल्ड हो तो उसके पक्ष में भूमि का हस्तांतरण नहीं हो सकता है। दूसरी बात, भूमि का हस्तांतरण एक इंटिटी मीन्स कोई भी इंस्टीट्यूशन, फर्म है, कंपनी है, कोई भी इस टाइप का चीज है, वो भी जो कि जिसको कानूनी वैधता प्राप्त है। इंटिटी में जो कानूनी वैधता प्राप्त है, इसको कि जो व्यक्ति नहीं, लाइव नहीं है, बट वो कानूनी रूप से वैध है, वो भी संपत्ति का को ट्रांसफर करने के लिए या खरीदने के लिए एलिजिबल होता है। अब सवाल क्या है कि ट्रांसफर का हस्तांतरण कौन कर सकता है। इसमें एक बात और आती है कि संपत्ति का हस्तांतरण या तो जो संपत्ति का ओनर है वो डायरेक्ट कर सकता है, या वो किसी पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से भी संपत्ति का हस्तांतरण कर सकता है। अगर वो पावर के ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से करता है तो उसको रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर के एक रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी बनाना पड़ता है, और वो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर को ये समझाया जाता है कि उसका हस्ताक्षर पूर्णतः जो मालिक है, जो ओनर है, उसका हस्ताक्षर माना जाता है, उसके द्वारा एक्सिक्यूट किया हुआ डीड माना जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन उसमें उस पावर ऑफ अटॉर्नी का रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी होता है। बहुत मार्केट की चीज, रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी से अचल संपत्ति का हस्तांतरण नहीं होता है। अचल संपत्ति का हस्तांतरण जब भी करना होता है तो पावर ऑफ अटॉर्नी का रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी होता है। ये रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत भी आता है। अब दूसरी बात आती है कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या क्या चीज हम लोग को वेरीफाई करना है। तो जब जमीन हम खरीदने जाते हैं तो ये तो था कि कौन बेच सकता है, कौन खरीद सकता है। अब आते हैं कि वेरिफिकेशन में क्या क्या करेंगे। जब जमीन खरीदते हैं, जिससे हम भूमि खरीद रहे हैं उसका टाइटल सही है या नहीं, ये देखना बहुत जरूरी होता है। अगर उसका टाइटल सही नहीं है तो आगे आने वाले का भी या खरीदार का भी टाइटल सही नहीं होगा। एकदम वेल सेटल्ड लॉ, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। इसीलिए जमीन हस्तांतरण करने के समय, यानी जमीन परचेज करने के समय में
जिस व्यक्ति से आप जमीन खरीद रहे हैं उस व्यक्ति के टाइटल को देखना, उस व्यक्ति के टाइटल को वेरीफाई करना बहुत ही आवश्यक होता है। उस टाइटल में कहीं डिफेक्टिव ना हो सकता है, टाइटल ऐसा भी हो सकता है। डिफेक्टिव भी डिफाइंड है। डिफेक्टिव मान लीजिए कहीं कोई डीड में खाता प्लॉट गलत लिखा हुआ हो तो डिफेक्टिव है। बेचने वाला माइनर हो तो डिफेक्टिव है। अगर अब जो जिसके पक्ष में है वो अभी अभी वर्तमान में अगर माइनर हो तो नहीं बेच सकता है। इस तरह की चीज सारी बातें उसमें देखी जाती है। दूसरी बात क्या देखता है कि जमीन अगर को ओनर के नाम से, मतलब ज्वाइंट प्रॉपर्टी अगर है तो क्या करेंगे। अगर ज्वाइंट प्रॉपर्टी है तो जिस जिस व्यक्ति के नाम से ज्वाइंट है वो सारे लोगों को सेलर में लाना होगा। अगर सेलर में उन सारे लोगों को नहीं लाते हैं तो आपका टाइटल डिफेक्टिव होने की संभावना रहेगी। वो डीड वॉइडेबल होगा। वॉइड कंप्लीट नहीं बट वॉइडेबल होगा। वॉइडेबल मीन्स उसको अगर कोर्ट में चैलेंज किया जाए और अगर उसको कोई दावा करता है तो कोर्ट उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। इसीलिए को ओनर अगर ज्वाइंट प्रॉपर्टी के संदर्भ में ये जानना आवश्यक होता है कि परचेज सेलर जो है सारे के सारे लोग आ जाएं जिनके नाम से प्रॉपर्टी है। अब दूसरी बात आती है क्या कि सेलर के नाम से जिससे आप प्रॉपर्टी परचेज करने हैं उनके नाम से म्यूटेशन, दाखिल खारिज उनके नाम से होना चाहिए। दाखिल खारिज क्या होता है? जब भी भूमि हस्तांतरण होता है तो पुराने जो रैयत, जो पुराने ओनर होते हैं उनका नाम को खारिज कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, डिलीट किया जाता है रिकॉर्ड से और नए रैयत का नाम वहां एंट्री किया जाता है। ये सर्किल ऑफिस में होता है, अंचल कार्यालय में। तो इसको कहते हैं म्यूटेशन, दाखिल खारिज। तो जिससे आप जमीन परचेज कर रहे हैं उनका दाखिल खारिज होना आवश्यक होता है। दाखिल खारिज है तो दाखिल खारिज के साथ और क्या है, उनका रेवेन्यू रिसीट पेमेंट होना चाहिए, अपडेट रेवेन्यू लगान जिसको कहते हैं, लगान का भुगतान किया हुआ होना चाहिए। ये चीज उनका जमीन के वेरिफिकेशन में देखना आवश्यक है। अब अगर मान लिया मकान खरीदा, जमीन पर मकान बना हुआ है, अगर मकान बना हुआ तो क्या करेंगे, ये देखें कि मकान का नक्शा पास है कि नहीं। क्योंकि हर शहर में एक टाउन प्लानिंग अथॉरिटी होता है जो नक्शा पास करने के लिए अधिकृत होता है। कहीं पर टाउन प्लानिंग अथॉरिटी होता है, कहीं पर कॉर्पोरेशन होता है, लेकिन जो भी टाउन प्लानिंग अथॉरिटी है वो नक्शे को पास करने के लिए अधिकृत होते हैं और उनके द्वारा नक्शा पास किया हुआ नक्शा ही वैलिड नक्शा माना जाता है। किसी भी अन्य तरीके से अगर कोई कहता है कि नक्शा पास है तो गलत है। नक्शा पास करने के लिए अधिकृत टाउन प्लानिंग अथॉरिटी ही होते हैं। तो नक्शा पास अगर है तो अगर मकान बना हुआ है तो नक्शा पास होना आवश्यक है। अगर नक्शा पास नहीं है तो वह मकान वैलिड कंस्ट्रक्शन नहीं माना जाएगा। अब और बात देखिए कि जब भी हम डीड किसी का वेरीफाई करते हैं तो डीड तो मेरे सामने ओरिजिनल देखेंगे। सबसे पहले बात ओरिजिनल देख लेंगे कि ओरिजिनल उनके पास है कि नहीं है। ओरिजिनल होना जरूरी है। और ओरिजिनल के साथ साथ हम ये देखेंगे कि उसका ओरिजिनल डीड जेन्युइन है कि नहीं। जेन्युइनेस कैसे देखेंगे? जेन्युइननेस देखने के लिए उस डीड का सर्टिफाइड कॉपी रजिस्ट्री ऑफिस से, उस क्षेत्र के जिस क्षेत्र में भूमि है उस क्षेत्र के लोकल ऑफिस में, रजिस्ट्री ऑफिस में ये भूमि का पूरा रिकॉर्ड होता है और वहां से उस डीड का सर्टिफाइड कॉपी निकाल लेंगे। सर्टिफाइड कॉपी निकाल करके मिलाएंगे कि जो बेचने वाले का नाम, खरीदने वाले का नाम, खाता, प्लॉट, एरिया, मौजा, ये सारा विवरण लैंड का जो है दोनों में मैच करता है कि नहीं करता है, ये दोनों आवश्यक है। अगर मैच नहीं करता है तो डीड गलत है। सर्टिफाइड कॉपी गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है। सर्टिफाइड कॉपी जहां से निकालते हैं गवर्नमेंट का रिकॉर्ड से निकलता है, इसलिए गवर्नमेंट का रिकॉर्ड का जो एविडेंस है, एविडेंस के रूप में गवर्नमेंट का रिकॉर्ड ही आता है। ठीक है। अब डीड में ये देखेंगे कि जो खाता प्लॉट, जैसे खाता प्लॉट देखने का मतलब क्या होगा कि जिससे हम परचेज कर रहे हैं वो जो खाता प्लॉट या भूमि का जो भी विवरण है, खाता है, प्लॉट है, तहसील है, जो भी लिखा था वहां मौजा है, तो उसका विवरण उनके पहले के डीड में और इनके डीड में मिलता है कि नहीं मिलता। माने अगर मान लिया एक्स से हम जमीन खरीद रहे हैं और एक्स ने वो जमीन वाई से परचेज किया है तो वाई का जो डीड है, वाई के डीड से एक्स का डीड का खाता, प्लॉट, एरिया सारा मैच करना चाहिए। अगर वो मैच नहीं करता है तो डीड डिफेक्टिव है। इसको देखना होता है। ठीक है। अब आते हैं, इसमें एक चीज और होता है, म्युनिसिपल लॉज लागू होता है।
म्यूनिसिपल लॉ लागू होता है तो होल्डिंग टैक्स पेमेंट होता है। देखिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लागू होता है, म्यूटेशन एक्ट लागू होता है, म्यूनिसिपल एक्ट लागू होता है। म्यूनिसिपल एक्ट के अनुसार से वहां का होल्डिंग टैक्स पेमेंट किया जाना भी आवश्यक होता है। अब एक और लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ अगर लागू होता है, टेनेंसी लॉज। जैसे अगर झारखंड की बात करें, झारखंड में दो भागों में बटा हुआ है, एक छोटा नागपुर टेनेंसी है और एक संथालपना टेनेंसी है। तो अपने अपने क्षेत्र में, जहाँ छोटा नागपुर डिवीजन में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लागू होता है और संथालपना डिवीजन में संथालपना टेनेंसी एक्ट लागू होता है। तो जहां पर जो लॉ लागू होता है, उस लॉ में जो रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस है, कहीं वो उस पर इम्पोज तो नहीं हो रहा है, कहीं वो भूमि उस रिस्ट्रिक्टिव भूमि तो नहीं है, ट्रांसफरेबल, फ्रीली ट्रांसफरेबल है या नहीं है, ये देखना आवश्यक होता है। ये टेनेंसी लॉज कहलाता है। इसके बाद आजकल एक काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है। पहले तो ये चीज़ नहीं था, पहले ऑफलाइन सारा रिकॉर्ड होता था, तो कहीं कहीं रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर के या अंचल कार्यालय में वेरीफाई करना पड़ता था। आज के डेट में एक गवर्नमेंट का ऑनलाइन पोर्टल खुला हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट है, हर स्टेट में गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट बना हुआ है, जहां जाकर के आप उसका रजिस्टर्ड टू क्या होता है, जिसको कहते हैं आप रेवेन्यू रिसिप्ट को भी वेरीफाई ऑनलाइन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और आगे कानून और लागू होता है इस पर सक्सेशन। देखिए, जब जमीन में कभी कभी होता है क्या कि मान लिया एक्स से आप खरीदे, एक्स के पास खरीदा हुआ जमीन है, लेकिन पता चला कि एक्स के अगर वो खरीदा हुआ जमीन ना हो, उसके पास खतियान से जमीन हो, तब क्या होगा? सक्सेशन में खाली खतियान नहीं आता, उसको भी हम बताते हैं। अगर खतियान से जमीन हो तब क्या होगा? तो खतियान में पता चला 4 आदमी का नाम है और 4 आदमी में चारों आदमी जीवित हैं, तो चारों से रजिस्ट्री कराएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर चारों में किसी की मृत्यु हो गई, उनके लीगल हेयर्स आ गए, तो क्या हो? तो वहां सक्सेशन लॉ लागू होता है। फर्स्ट क्लास लीगल हेयर्स, सेकंड क्लास लीगल हेयर्स, सारी चीज हिंदू सक्सेशन एक्ट में डिफाइंड है। तो सक्सेशन एक्ट के तहत जो उनके वारिश होंगे वो अधिकृत होंगे उनको बेचने के लिए। लेकिन वहां पे एक समस्या आएगी। क्या समस्या आएगी? कि उनको जो सक्सेसर हैं उनको अपना सक्सेशन के तहत म्यूटेशन कराना अनिवार्य होता है। सबसे पहली बात तो है, अगर मान लीजिए ज्वाइंट प्रॉपर्टी हो गया, 3-4 लोगों के नाम से प्रॉपर्टी है और उनके वारिश आ गए, 3-4 लोग, सारे लोग मर गए और उनके मृत्यु के बाद उनके वारिश बेटे पोते लोग आ गए, तो सबसे पहले ये जरूरी होता है कि वो आपस में भूमि का प्रॉपर रूप से बंटवारा कर लें, एक पार्टीशन डीड बना लें और पार्टीशन डीड बना करके अपने अपने शेयर का वो म्यूटेशन करा लें, उसका रसीद कटवा लें, तो एक्सक्लूसिव उनका टाइटल वहां पे क्लियर हो जाएगा, पैसन क्लियर हो जाएगा एक्सक्लूसिव। तो फिर उनको बेचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और खरीदार को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जहां तक रहा कि सक्सेशन में अगर उनकी मृत्यु हो गई तो फिर दिक्कत कहाँ आती है? पार्टीशन की बात आती है। तो पार्टीशन क्या होता है? पार्टीशन का वैसे एक ऐसा ही डॉक्यूमेंट है जो कि जिसका रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी सुझाव ये होगा मेरा कि रजिस्टर्ड अगर पार्टीशन करते हैं तो रजिस्टर्ड जरूर करवा लें, क्योंकि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको एविडेंस के रूप में कोर्ट में आप प्रोड्यूस कर सकते हैं और आसानी से उसको आप उसका एविडेंशियल वैल्यू ला सकते हैं, कोर्ट में उसको प्रमाणित कर सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट अनरजिस्टर्ड है तो उसमें छेड़छाड़ की संभावना बनी रहती है, कोई भी पक्ष उसके कंटेंट्स को दावा कर सकता है कि कंटेंट्स गलत है। इसे पार्टीशन जब भी कराएं तो वो रजिस्टर्ड कराएं, ये बेहतर है। यद्यपि ये रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी नहीं है, फिर भी रजिस्ट्रेशन कराना सर्वथा उचित होगा। अब रही बात, ये तो था खतियान से। अगर जमीन परचेज है, किसी ने, मिस्टर एक्स ने, मिस्टर वाई ने अपना जमीन परचेज किया और उनके मृत्यु के बाद 4 बेटे हो गए, उनके पोते हो गए, यहां भी सक्सेशन एक्ट लागू होगा और यहां भी वही प्रक्रिया करनी होगी उनको। यहां भी उनको आपस में पार्टीशन करना होगा, या तो ज्वाइंटली बेचे या फिर पार्टीशन करके आपस में अलग अलग अपने अपने शेयर का, अपने अपने हिस्से का वो म्यूटेशन करवा लें, दाखिल खारिज करवा लें और तब उसका रसीद कटवा लें और तब अपने अपने शेयर की भूमि बेच पाएंगे। पार्टीशन क्यों जरूरी है? पार्टीशन इसलिए जरूरी है कि सब कुछ एक बड़ा जमीन है और पार्टीशन आप नहीं करते हैं, अंडर पार्टीशन, बिना पार्टीशन का जमीन को बेच देते हैं, तो क्या इम्पैक्ट होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है उसका? बेच सकते हैं, फिर भी हम बेच सकते हैं। देखिए, अभी कंट्राडिक्शन नहीं आ रहा है, कभी कंट्राडिक्शन नहीं है, बेच सकते हैं, लेकिन उचित है उसका पार्टीशन करना। क्यों उचित है और क्यों कैसे बेच सकते हैं उसको बताते हैं।
बेच इसलिए सकते हैं कि अनडिवाइडेड शेयर, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड बेचने का अधिकार है, लेकिन अनडिवाइडेड शेयर तो बेच दिए, बेचने के बाद ये डिफाइन नहीं हो पाता है कि आखिर आप जो शेयर आपने बेचा वो आपके हिस्से का शेयर था कि नहीं था। और कोई आपका को ओनर, को शेयरर कभी भविष्य में दावा कर देता है कि नहीं वो तो मेरे हिस्से का प्रॉपर्टी था, तो विवाद में प्रॉपर्टी आ जाती है। इसका सॉल्यूशन क्या है, क्यों हम कह रहे हैं फिर भी कर सकते हैं? इसलिए कर सकते हैं कि उसके बाद परचेजर जो है, परचेजर को पार्टीशन में जाने का अधिकार रहता है। मैं जितना शेयर परचेज किया तो जिससे परचेज की उसका जो अधिकार था वो पूरा का पूरा अधिकार परचेजर में वेस्ट कर जाता है और परचेजर को उस पार्टीशन में जाने का अधिकार मिल जाता है। तो इस ढंग से इसका पार्टीशन करके आप प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन करना जरूरी होता है कि पार्टीशन हो जाए, उसका म्यूटेशन हो जाए और तभी आप आगे जाकर के बढ़ें। अब दूसरी बात आती है रजिस्ट्रेशन की बात, कि डीड जब भी हम लोग लेते हैं आपको जानना बहुत जरूरी है कि कभी भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से नहीं होता है कि एक लिख दिया, कागज पर लिख दिया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया। ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर का तरीका नहीं है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए, अचल संपत्ति ट्रांसफर करने के लिए, यानी कहीं भूमि, फ्लैट जो भी है, ये ट्रांसफर करने के लिए आपको हर वक्त रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रार के यहाँ, लोकल रजिस्ट्रार में जाकर रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य है। उसके लिए स्टैंप ड्यूटी लगता है, रजिस्ट्रार उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं और वो ऑन रिकॉर्ड गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में हो जाता है। रजिस्ट्री करने में प्रॉपरली स्टैम्प होना चाहिए, ड्यूली रजिस्टर्ड होना चाहिए बाय द अथॉरिटी। अथॉरिटी मीन्स रजिस्ट्रार। अब यदि डीड में पावर ऑफ अटॉर्नी इन्वॉल्व है, सपोज दैट कि हम जिससे जमीन परचेज कर रहे हैं, उसने जब जमीन परचेज किया था तो किसी पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर के माध्यम से परचेज किया था, माने लैंडलॉर्ड कोई और था और उसने क्या किया, किसी को पावर दिया और पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर ने डीड एक्सिक्यूट कर दिया। तो यहां पर पावर ऑफ अटॉर्नी की कॉपी होना अनिवार्य है। पावर ऑफ अटॉर्नी का अगर, चूंकि देखिए पावर ऑफ अटॉर्नी में एक और समस्या क्या आती है कि इसका रजिस्टर्ड सर्टिफाइड कॉपी हम लोग थर्ड पार्टी नहीं निकाल सकते। इसलिए जब भी परचेज करें तो ये ध्यान दें कि पावर ऑफ अटॉर्नी जेन्युइन है नहीं है, वो देखना बहुत जरूरी होता है। उसका सर्टिफाइड कॉपी निकले, अगर बेचने वाले खरीदने वाले ने रखा हो तो उससे सर्टिफाइड कॉपी लीजिए, निकलवाइए और उसको वेरीफाई कीजिए, तो ये उचित होता है। अब इसमें और भी कानून क्या लागू होता है, इसमें नगर पालिका अधिनियम लागू होता है। नगर पालिका अधिनियम में होल्डिंग टैक्स है, वाटर टैक्स है, ये सारी चीज उसमें लागू होता है। अब देखिए एक चीज और आता है, अगर अपार्टमेंट हो, ये तो भूमि की बात हो गई, मकान की बात हो गई। अगर अपार्टमेंट है, आज अपार्टमेंट का बहुत बड़ा कंसेप्ट चला हुआ है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, एक एक यूनिट, छोटा यूनिट हवा में बिक रहा है। तो यहाँ पे इसको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक बनाया रेरा एक्ट बना दिया गया, एक अपार्टमेंट एक्ट बना दिया गया, एक रेरा एक्ट बना दिया गया। तो सबसे पहले अपार्टमेंट एक्ट के तहत बहुत सारे प्रावधान हैं, उसको भी देखना होगा। अगर अपार्टमेंट में फ्लैट परचेज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो फ्लैट परचेज में या दुकान परचेज कर रहे हैं, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का अगर कोई पार्ट यूनिट, कोई छोटा यूनिट आप परचेज कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में ये जरूरी है कि वो अपार्टमेंट अप्रूव्ड हो रेरा के तहत, यह आवश्यक है। अपार्टमेंट एक्ट के तहत और भी प्रावधान है। लैंड सपोजर किसी और का है, डेवलपर कोई और है, तो डेवलपमेंट जो किया गया उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट का रजिस्टर्ड होना अपार्टमेंट एक्ट के तहत कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है। तो अपार्टमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो, रजिस्टर्ड डेवलपमेंट एग्रीमेंट हो, उनके पास जो है लैंडलॉर्ड का पावर ऑफ अटॉर्नी हो और रेरा के तहत वो प्रोजेक्ट अप्रूव्ड हो। रेरा के तहत प्रोजेक्ट अप्रूव्ड होना इसलिए जरूरी है ताकि वो रेगुलेट करता है कि कहीं कंस्ट्रक्शन की कमी ना हो, कंस्ट्रक्शन का क्वालिटी खराब ना हो जाए, क्योंकि एक लंबे समय तक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को चलना है, आपके पास एक एयर में पोजीशन होता है। तो उसके लिए ये रेरा ने डिफाइन किया, गवर्नमेंट ने डिफाइन किया रेरा बना करके कि उसका क्वालिटी क्या होना चाहिए, समय पर उसका कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, ये सारा चीज रेरा रेगुलेट करता है। तो रेरा के तहत उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है। और उसके बाद क्या होता है कि रेरा के तहत रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसमें आप अगर बिल्डर समय पर आपको प्रॉपर्टी नहीं देता है
तो आप रेरा के तहत गवर्नमेंट में जाकर के उसका प्रॉपर अथॉरिटी के पास जाकर के आप उसको केस फाइल कर सकते हैं। जब प्रोजेक्ट होता है, जब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होता है, उसमें एक कभी कभी बिल्डर क्या करता है, प्रोजेक्ट लोन ले लेता है। तो इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए, कहीं इस पर कोई प्रोजेक्ट लोन तो नहीं है, कहीं प्रॉपर्टी मॉर्गेज तो नहीं है, इसको भी देखना बहुत आवश्यक होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो प्रॉपर्टी को परचेज करने के पहले वेरीफाई करना नितांत आवश्यक होता है। चलिए फिर मिलते हैं नए विषय के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।